इस वीडियो में हम जेएनयू के एग्ज़ाम पर्सनल असिस्टेंट जो कि 2012 में हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल डिटेल के साथ करेंगे। अगर आपका 2026 में एग्ज़ाम है पर्सनल असिस्टेंट का तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय, यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह। ये तीन ऑप्शन में बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है, मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा क्या चीज़ थी। देखो, इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया ये आया था रास बिहारी बोस जी के दिमाग में जब ये जापान में थे, लेकिन इस पर इन्होंने निर्णय लिया था जब ये बैंकॉक में थे, जो थाईलैंड की राजधानी है, कि हमने इंडियन नेशनल आर्मी बनानी है। लेकिन इसका गठन इन्होंने 1942 में सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में हो जाता है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 1942 में सिंगापुर में हुआ था। और इंडियन नेशनल आर्मी के पहले कैप्टन थे कैप्टन मोहन सिंह। उसके बाद आया 1943 तक इंडियन नेशनल आर्मी वीक पड़ने लगी थी, तो उस समय आए थे एक प्रोमिनेंट लीडर सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया और 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। हिंद सरकार। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल आर्मी में सबसे पहले महिला रेजिमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये शुरुआत सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी और उस रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी रेजिमेंट और इसकी कैप्टन होती थी लक्ष्मी सहगल। इमेज देखो एक बार आप, ये है लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में। और ये वही लक्ष्मी सहगल हैं जिनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जब वो प्रेसिडेंट बने थे 2002 में, इन्हीं को हराया था। ये मैंने एक क्वेश्चन देखा था एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल को जब वो प्रेसिडेंट बने तो किसको हराया था। ठीक है, इस प्रकार कनेक्ट करके पढ़ना है सारी चीज़ों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हु वाज द बिल्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? लॉर्ड डलहौजी। अब देखो, अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। सबसे पहले फाउंडर, अगर ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर कहूँ तो वो है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने डायरेक्ट इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन आता है किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने डायरेक्ट तरीके से इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था? तो होगा प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद इन्होंने तो क्या रख दी, नींव रख दी ब्रिटिश एम्पायर की। उसके बाद आते हैं इसके बिल्डर, ये मैंने बता दिया, क्वेश्चन में पूछा गया है लॉर्ड डलहौजी। इनके द्वारा क्या किया गया? हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स, और रेलवे को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। यानी इन्होंने जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको बिल्ड किया। अगर मैं ये कहूँ कि रियल ऑर्गेनाइजर कौन था, वो थे वैरन हेस्टिंग। वैरन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत किया था। इन्होंने कानून, अदालत, कलेक्टर और रेवेन्यू सिस्टम, इन चीज़ों को मजबूत किया था ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको एक संगठित सरकार का रूप दिया जा सके। अब एक बार दोबारा रिवाइज करो। फाउंडर तो हैं रॉबर्ट क्लाइव, 1757 प्लासी का युद्ध, नींव रख दी। उसके बाद बिल्डर लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। और रियल ऑर्गेनाइजर की बात करूं वो है वैरन हेस्टिंग।
क्योंकि इनके द्वारा कानून, अदालत, रिवेन्यू सिस्टम बना के ईस्ट इंडिया कंपनी को एक संगठित सरकार का रूप देने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, हु ऑर्डर्ड द ब्रूटल मैसेकर इन 1919 एट जलियांवाला बाग? रेजिनाल्ड डायर। इनका पूरा नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखो, 13 अप्रैल 1919, और ये जलियांवाला बाग है अमृतसर में। और पूछता है कि उस समय जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भारत के वायसराय कौन थे? इंडिया के वायसराय उस टाइम थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। ये पंजाब के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इन्होंने, इनके जो रेजिनाल्ड डायर ने ऑर्डर दिया था, इसको सपोर्ट किया था, क्योंकि ये भी लेफ्टिनेंट जनरल है तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। तो इन्हीं को ही मारा था सरदार उधम सिंह ने लंदन में जाके। रेजिनाल्ड डायर को नहीं मारा था, ये याद रखना है। ऑर्डर इन्होंने दिए थे लेकिन मारा इनको था। अब आप ये बताओ कि लोग वहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए थे जलियांवाला बाग में? क्योंकि भारतीय लोग अपोज कर रहे थे रोलट एक्ट को, जिसको हम काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी क्रांतिकारी को बिना दलील, यानी वो आता है ना दलील न वकील न अपील, बिना मुकदमे के ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। उसके बाद इस हत्याकांड के बाद हंटर कमीशन को बैठाया गया इसकी जांच के लिए, और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटवुड की उपाधि को त्याग दिया गया इस हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ही पॉपुलराइज्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद एंड वाज हैंग्ड इन 1931 फॉर थ्रोइंग ए बम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली? भगत सिंह। अब देखो, इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल डिटेल के साथ कराऊंगा। ये कह रहा कि इन्होंने पॉपुलर किया था जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद का, इन्होंने पॉपुलर किया था, तो ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया किसने था? ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर भगत सिंह का नाम आए तो वो आंसर नहीं होगा। भगत सिंह जी ने इसको पॉपुलर किया था, लेकिन इस नारे को दिया था मौलाना हजरत मोनी ने। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो करेक्ट ऑप्शन होगा मौलाना हजरत मोनी, लेकिन पॉपुलर भगत सिंह जी के द्वारा किया गया था। आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ इसके पीछे की। देखो, 1928 में आया था साइमन कमीशन मुंबई में। इसमें 7 मेंबर थे। इसका जमकर विरोध हुआ क्योंकि सभी गोरे लोग थे, और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठियों के द्वारा। तो इनकी मृत्यु का बदला लिया था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। इन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। उसके बाद आया सेंट्रल असेंबली वाला इंसिडेंट जो क्वेश्चन में बात की गई है। ये इंसिडेंट हुआ था 8 अप्रैल 1929 को। एग्जैक्ट डेट याद रखो, एग्जैक्ट डेट भी पूछता है। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ये भी पूछता है कि किस किस ने फेंका था, तो सारी चीज़ें याद रखनी है ध्यान से। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, इनके द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। लेकिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होगी आपको। 8 अप्रैल जो ये इंसिडेंट था, इसमें तो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की बात आई तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। लेकिन जब फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को, तो उसमें थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट, विच इज ओनली फूड दैट डजंट स्पॉइल? हनी। और हनी प्रोडक्शन का संबंध इंडिया में जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन अलग अलग हैं, उसी प्रकार हनी प्रोडक्शन का संबंध है स्वीट रेवोल्यूशन से।
और एक ये भी क्वेश्चन आया था, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है स्वीट रेवोल्यूशन से। उसके बाद एक आता है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध है हॉर्टिकल्चर से और हनी से। और एक ये क्वेश्चन देखा था, जो हनी भी होती है, मधुमक्खी, उसमें कितनी आइज होती हैं? साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था ये। इसमें 5 आइज होती हैं। और हनी बीज को पालना और उनकी रीडिंग करना, उसको हम कहते हैं एपीकल्चर। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्क्वायर इंचेज आर देयर इन ए स्क्वायर फुट? ये तो सोल्व करना पड़ेगा। देखो, ये मान लिया 1 स्क्वायर फुट का स्क्वायर है। अब हमें पता है 1 फुट में होते हैं 12 इंच, क्योंकि इंचेज में स्क्वायर इंचेज में आंसर निकालना है। तो इसका एरिया कितना हो गया? स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड 12 इंटू 12, तो इसका हो गया 144 स्क्वायर इंचेज। नेक्स्ट, 7th, हम सब यह जानते हैं सीता श्री राम की पत्नी थी, तो ये बताओ श्री लक्ष्मण की पत्नी कौन थी? उर्मिला। अब एक बार इनका फैमिली ट्री समझ लो आप। सबसे पहले होते थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। रानी कौशल्या के पुत्र थे श्री राम, इनकी पत्नी थी सीता जी। उसके बाद रानी कैकेयी, इनके पुत्र का नाम था भरत और इनकी पत्नी का नाम था मांडवी। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण का तो बता दिया, इनकी पत्नी थी उर्मिला, और रह गए शत्रुघ्न, इनकी पत्नी का नाम था श्रुतिकीर्ति। नेक्स्ट, किस मंत्रालय के लिए भारत सरकार अलग से बजट पेश करती है? अब देखो, है नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वाज थी, क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है। हमें पता है 2017 में क्या हुआ था। 2017 में बजट को मर्ज कर दिया था। इसका आंसर होगा रेलवे, क्योंकि 2017 से पहले रेलवे के लिए अलग बजट पेश किया जाता था। और 2017 से पहले क्या होता था, बजट को फरवरी की लास्ट डेट यानी 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था। लेकिन 2017 से इसको 1 फरवरी को पेश किया जाता है और अब संयुक्त बजट पेश किया जाता है। यानी जो रेलवे है उसके लिए अलग से बजट नहीं है। उसके बाद बजट के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 112 में दिया गया है, बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, बजट की जगह पर है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। उसके बाद अब ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया? 1947 में सबसे पहले पेश किया था हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है आर सन्मुखम सेट्टी, इनके द्वारा पेश किया गया था। और बजट को हम लोकसभा में पेश करते हैं। उसके बाद ये बताओ, भारत की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी जी, लेकिन ये पार्ट टाइम थी। अगर ये पूछे भारत की पहली महिला फाइनेंशियल मिनिस्टर जो कि फुल टाइम फाइनेंशियल मिनिस्टर रही, वो है निर्मला सीतारमन। ये करंट में भी यही हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। एक चीज़ को नोट करो, अब मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ या मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ उनमें से कोई भी चीज़ें इरेलीवेंट नहीं है। हर बार एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आगे आओ, ताजमहल को
शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और इसके चीफ आर्किटेक्ट यानी मुख्य वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसको मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया था। इसमें सबसे ज़्यादा यूज हुआ है वाइट मार्बल का, यानी स्पेस संगमरमर से बनाया गया है। और इस स्पेस संगमरमर को मकराना राजस्थान से मंगाया गया था, ये भी पूछा गया था। उसके बाद आओ ताजमहल की हाइट कितनी है। इसकी हाइट है 73 मीटर। इसके साथ ही एक चीज़ को रिलेट कर लो, वो है कुतुब मीनार की हाइट, वो है 72.5 मीटर, यानी ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। और ताजमहल को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो क्योंकि ये 2012 का क्वेश्चन पेपर कर रही है ना। अब नेक्स्ट करो, किस नदी को राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर किया गया है? गंगा। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी डिक्लेयर किया गया था। गंगा नदी की लेंथ है 2525 किलोमीटर और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी का ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये फिल फॉल करती है यानी जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। और गंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यानी सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। और गंगा नदी के साफ पानी में ही पाई जाती है सुसु डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारा एक राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। एक बार डॉल्फिन से और क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे जगह है। गंगा नदी के साफ पानी में पाई जाती है सुसु डॉल्फिन। उसके बाद ये पूछता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है? वो डॉल्फिन ही है, गंगेटिक डॉल्फिन, जिसको 2009 में डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में शुरू किया था सरकार ने। प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लाइन, इसको 2020 में। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये है पटना, बिहार में। इंडिया में डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया हम रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी हु इज द किंग ऑफ बर्ड, यानी पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार? गरुड़ा। ये इमेज देखो आप। और एक क्वेश्चन, एक है गरुड़ा एयरलाइन। गरुड़ा एयरलाइन किस देश की एयरलाइंस है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन, मिस्टर अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? इकोनॉमिक्स में दिया गया था, वेलफेयर इकोनॉमी के लिए, 1998 में। अब इनको नोबेल प्राइज मिला है तो इनके द्वारा जो बुक हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती हैं। अमर्त्य सेन जी के द्वारा बुक है पॉवर्टी एंड फेमाइन, ऑन इकोनॉमिक इक्वेलिटी। उसके बाद लास्ट बुक और याद रखो, रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट। अमर्त्य सेन से एक और क्वेश्चन आता है, एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। इस कंसेप्ट को दिया किसने था? इस कंसेप्ट को दिया था महबूब उल हक। ये पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट हैं, इनके साथ अमर्त्य सेन का भी योगदान था। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने पढ़ते हो ना, इसकी रिपोर्ट आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम
इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। जैसे 2026 में तो भी पब्लिश नहीं हुई है, 2025 की याद रखो। फर्स्ट रैंक रही है आइसलैंड की और इंडिया की रैंक रही है 130 टोटल 193 देशों में से, और 193वीं रैंक रही है साउथ सूडान की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र में। ये एक ट्राई सर्विस एकेडमी है। यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों कैडेट की ट्रेनिंग होती हैं। अगर मैं ये पूछूं तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? ये है देहरादून उत्तराखंड में। इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला में, ये है केरल में। केरल का फिलहाल नाम है केरलम। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ये है दुंदिगल तेलंगाना में। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा हिस्सा 40% जो रक्त की ऑक्सीजन है उसका उपयोग करता है? ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज यहाँ पर होता है। यहाँ पर 20 से लेके अप्रोक्सीमेट 40% तक ऑक्सीजन का यूज होता है। अगर मैं ये पूछूं हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी, यानी एनर्जी होती है ग्लूकोज की फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो सबसे ज़्यादा यूज होती है मसल्स के द्वारा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में मसल ही काम आती हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वो मसल्स के द्वारा, लगभग 20%। नेक्स्ट बी पार्ट पर आओ। बी पार्ट में आपको बतानी है एब्रीविएशन, यानी फुल फॉर्म बतानी है आपको। 10 क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी रह जाएंगे आपके पार्ट सी में 25 और क्वेश्चन। चलिए पहले इसको करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, AICTE ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इससे बस ये याद रखो। नेक्स्ट, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट, WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW को 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन्वेंट किया गया था, इसलिए ही हम टिम बर्नर्स-ली को कहते हैं फादर ऑफ WWW। नेक्स्ट, BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। BBC की न्यूज़ वगैरह देखते हो, ये जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी प्राइमरी पब्लिक ब्रॉडकास्टर सर्विस है। नेक्स्ट, UGC आपका JNU में एग्ज़ाम है तो एक चीज़ को नोट करो, JNU की पोस्ट पहला वाइस चांसलर कौन था, पहला चांसलर कौन था, करंट में कौन है, UGC की स्थापना कब हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी से संबंधित है। मैंने 4-5 क्वेश्चन पेपर कराए हैं अभी तक JNU के अलग अलग पोस्टों के लिए, तो उनमें देखा है 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलता है। UGC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। UGC को सेटअप यानी इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से लेके 1956 तक। उसके बाद ये पूछता है कि UGC का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। UGC का उद्घाटन किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को हम
भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में जानते हैं, क्योंकि यही थे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर। इनका जन्मदिन होता है 11 नवंबर को, इसलिए ही हम 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे? वो थे सी.डी. देशमुख। ये वही सी.डी. देशमुख हैं जो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर। मैंने इंडियन क्यों कहा? क्योंकि आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, वो एक ब्रिटिश बैंकर थे। अब आओ यूजीसी के करंट चेयरमैन कौन हैं? ये हैं डॉक्टर विनीत जोशी। नेक्स्ट, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसरो की संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे, इसलिए ही हम डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये इसरो के पहले चेयरमैन भी थे। अगर मैं इसरो के करंट चेयरमैन की बात करूं तो वो हैं डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट, पेन, परमानेंट अकाउंट नंबर। जो पेन नंबर है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है और ये 10 नंबर होते हैं अल्फा न्यूमरिक नंबर, यानी डिजिट भी होंगे और साथ में अल्फ़ाबेट भी होंगे। और एक पेन की दूसरी भी फुल फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है परसेंस अक्रॉस नेशन, लेकिन आपको पेन की फुल फॉर्म आए तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर ही बताना है। अक्रॉस नेशन, जैसे मैं कहता हूँ कोई चीज़ पेन इंडिया मिल रही है तो वो पूरे इंडिया में मिल रही है। नेक्स्ट, बारक, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर है ट्रोम्बे, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। इसके संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एशिया का पहला रिसर्च रिएक्टर जिसका नाम है अप्सरा, इसको डेवलप बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा 1956 में किया गया था। नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन पर आओ। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई के करंट प्रेसिडेंट हैं मिथुन मनास। अब आप कमेंट करो बीसीसीआई का पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है जेएनयू के एग्ज़ाम में, जो एक पैटर्न दिख रहा है हमें। सबसे पहले तो यूजीसी के बारे में, क्योंकि जो जेएनयू है आपकी टोटल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उन्हीं में से है एक यूनिवर्सिटी जेएनयू जो यूजीसी के अंडर आती है। तो यूजीसी का पहला चेयरमैन कौन था, फिलहाल कौन है, स्थापना कब हुई। उसके बाद जेएनयू का वाइस चांसलर पहला कौन था, अब कौन है, इनको बिल्कुल रट लेना है। उसके बाद करंट में पोस्ट, जैसे लोकसभा का स्पीकर कौन है फिलहाल, कैग का चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन, फर्स्ट और करंट, इनकी अलग से लिस्ट बना लो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, पार्ट सी। फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाज, यानी पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये यूपी की सीएम रही थी 1963 से लेके 1967 तक
और इन्हीं के द्वारा ही 1940 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यानी इन्होंने वुमेन्स विंग ऑफ कांग्रेस की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं ये पूछूं तो किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थी, तो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू जी। वो भी यूपी की रही थी गवर्नर 1947 से लेके 49 तक। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर किरण बेदी। इनकी 2 बुक याद रखनी है आपको। एक तो फियरलेस गवर्नेंस और सेकंड है डेयर टू डू। एक टीवी शो आता था आपकी कचहरी, उसमें ये होस्ट रहती थी। नेक्स्ट, हु वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन 2011 की जगह कर लो 2026 आईपीएल? वैभव सूर्यवंशी। और ये राजस्थान रॉयल्स टीम के प्लेयर हैं। आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करता है उसको मिलती है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप मिली है वैभव सूर्यवंशी को। उसके बाद एक होती है पर्पल कैप, ये उसको मिलती है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। ये मिली है कगिसो रबाडा को। ये गुजरात टाइटन के प्लेयर हैं, वैसे इनका संबंध साउथ अफ्रीका से है। नेक्स्ट, हु प्रेजेंटेड द रेलवे बजट इन 2012? 2012 में तो रेल मंत्री ने ही पेश किया था, लेकिन 2017 से क्या हुआ, इस बजट को मर्ज कर दिया और अब इस बजट को पेश करता है फाइनेंस मिनिस्टर। हालांकि पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर करते थे, लेकिन रेलवे बजट को रेल मंत्री पेश करता था। 2017 में जो रेल का बजट है वो स्टैंडर्ड बजट के साथ मर्ज कर दिया। अब इसको 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाता है और 2017 से पहले बजट को 28 या 29 फरवरी यानी फरवरी के लास्ट डेज को पेश किया जाता था। नेक्स्ट, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट कैबिनेट? धर्मेंद्र प्रधान। देखो, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसका 2020 में नाम चेंज करके कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन मिनिस्टर करंट में है धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, विच इंडियन वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने 1913 में ये पुरस्कार इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए जीता था। और रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले इंडियन और पहले एशियन, या मैं ये कह सकता हूं पहले नॉन यूरोपियन बन गए थे। नेक्स्ट, हु रोट अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और वंदे मातरम को ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसका प्लेइंग टाइम है 65 सेकंड। इसका प्लेइंग टाइम जरूर याद रखना है क्योंकि नेशनल सॉन्ग का 52 सेकंड है, ये सभी बच्चों को पता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है। और इस वंदे मातरम को इनकी बुक आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ बुक में ही सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, ये ध्यान रखना है। वंदे मातरम को सबसे पहली बार 1896 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वंदे मातरम किस आंदोलन का टाइटल सॉन्ग बना था? वंदे मातरम 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल में, उसका टाइटल सॉन्ग बना था। नेक्स्ट, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। और इसको यूनेस्को साइट 1987 में डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद इसको रामसर साइट 2019 में डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया?
हमें पता है जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का वो प्रेसिडेंट होता है। तो पहली महिला प्रेसिडेंट थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इनका कार्यकाल रहा था 2007 से लेके 2012 तक। और ये जो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेज का वो प्रेसिडेंट रहेगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 53 के क्लोज बी में बात कही गई है ये। उसके बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति रही है हमारी जो करंट में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इनका कार्यकाल है 2022 से लेके 27 तक। नेक्स्ट, इन विच सिटी विल बी 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड। 2014 के हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं ये बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। दिल्ली में हुए 2010 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में। उसके बाद 2014 के हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड। अब याद रखो लेटेस्ट कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड। उसके बाद 2026 में अभी 23 जुलाई से चालू होंगे हैं, ये दोबारा फिर होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। उसके बाद 2030 में होंगे अहमदाबाद इंडिया में। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 30 जून 2026 को ही इस पद पर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की नियुक्ति की गई है। जनरल धीराज सेठ। इससे पहले होते थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेकिन अब आपको ये याद रखना है, मैंने बता दिया जून में चेंज हो गए हैं ये। नेक्स्ट, विच इंडियन वोन फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल इन बॉक्सिंग। विजेंदर सिंह। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 75 केजी की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब देखो बॉक्सिंग में इंडिया ने ओलंपिक में सिर्फ 3 मेडल जीते हैं और तीनों मेडल ब्रॉन्ज मेडल थे। पहले तो ये 2008 बीजिंग ओलंपिक, उसके बाद 2012 में मैरी कॉम ने जीता था लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लोलिना बोरगोहेन के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन हु पास्ट अवे। ये छोड़ो, अब ये बताओ आज तक के इतिहास में सबसे लंबा चीफ मिनिस्टर कौन रहा है। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ये है पवन कुमार चामलिंग। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं 1994 से लेकर 2019 तक। इनका कार्यकाल था टोटल 24 साल और 165 दिन। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज। करंट में है ये श्री ज्ञानेश कुमार। अगर मैं ये पूछूं पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था, तो वो था सुकुमार सेन। और इन्हीं के कार्यकाल में हमारे 2 पहले इलेक्शन हुए, एक तो 1951-52 में जो सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 1957 वाले इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में बताया गया है। इसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। नेक्स्ट, विच हिंदी फिल्म हैड द टैगलाइन एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। तारे जमीन पर। 2007 में ये मूवी रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर थे आमिर खान। उसके बाद 2025 में भी एक मूवी रिलीज हुई है आमिर खान की, जिसका नाम है सितारे जमीन पर। उसकी टैगलाइन है अपना अपना नॉर्मल, ये भी ध्यान रखना है। अब ये पूछ सकता है सितारे जमीन पर। नेक्स्ट, नेम शाहरुख खान्स कैरेक्टर इन फिल्म माई नेम इज खान। ये वैसे अब इरेलीवेंट है, फिर भी आपने देखी है तो उसमें नाम था इनका रिजवान खान। नेक्स्ट,
विच ऑर्गन इन द बॉडी स्टोर एक्सेस शुगर एज ग्लाइकोजन? लीवर और मसल भी करती हैं स्टोर। अगर ये पूछूं जो हमें फूड से एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में मिलती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लैश्ड एजुकेशन सैटेलाइट? एडुसेट। ये देखो एजुकेशन सैटेलाइट, और इसी का दूसरा नाम है GSAT-3। इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ये इरेलीवेंट क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। 20वां क्वेश्चन करो। विच वाज द फर्स्ट IPL टीम टू हैव ए फॉरेन क्रिकेटर एज इट्स कैप्टन? शेन वारन। अब देखो बता देता हूं इसके पीछे क्या है। IPL की स्थापना हुई थी 2007 में, लेकिन इसका पहला एडिशन हुआ था 2008 में। 2008 के पहले एडिशन में जीत हुई थी राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन होते थे शेन वारन, और ये शेन वारन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर बॉलर हैं ये। 21वां क्वेश्चन, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? श्री योगी आदित्यनाथ, और इनका संबंध बीजेपी पार्टी से है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड? जम्मू एंड कश्मीर। वैसे अब ये स्टेट नहीं आएगा, अब आएगा यूनियन एंड टेरिटरी, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। और जो ये अमरनाथ टेम्पल है ये पहलगाम तहसील में है, और अमरनाथ टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। नेक्स्ट, नेम फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? मायरा कुमार। ध्यान रखो ये कुमार है, ये महिला है। अगर मैं ये पूछूं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो वो थे GV मावलंकर। इन्हीं को हम कहते हैं फादर ऑफ लोकसभा। उसके बाद करंट की बात करूं, करंट में है श्री ओम बिरला। नेक्स्ट, इन इंडिया व्हाट इज मिनिमम एज फॉर कास्टिंग ए वोट इन जनरल इलेक्शन? 18 वर्ष। पहले होती थी 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 को जो हुआ था, जो उसमें वोटिंग एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, और ये लागू हुआ था 1989 से। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी वोट गिरने का अधिकार 18 वर्ष का, ये आर्टिकल 326 में भी इसका जिक्र है, ये ध्यान रखना है। 26। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वाज द 2010 की जगह करो 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड? ये 3 देशों में हुआ था, USA, कनाडा और मैक्सिको। इसका फाइनल हुआ था स्पेन और अर्जेंटीना के बीच, और इसमें जीत हुई थी स्पेन की। और एक बार बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 से, वो यहीं पे करो। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया है फाइनल में, और ये फीफा वर्ल्ड कप का 23वां एडिशन था, और स्पेन के कैप्टन थे कैप्टन रोड्रिगो हर्नांडेस। और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। उसके बाद अवार्ड हैं, गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? ये मिला है रोड्रिगो, गोल्डन बॉल अवार्ड। उसके बाद गोल्डन बूट अवार्ड, ये उस प्लेयर को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। सबसे ज़्यादा गोल किए गए हैं मबाप्पे के द्वारा। ये फ्रांस के एक प्लेयर है, इन्होंने टोटल 10 गोल किए हैं। 2022 में भी इन्हीं को मिला था ये खिताब। उसके बाद गोल्डन ग्लोव दस्ताना तो पहनता है गोलकीपर, ये अवार्ड दिया जाता है गोलकीपर को, यानी बेस्ट गोलकीपर कौन रहा है इस टूर्नामेंट में? उनाई सिमोन।
ये स्पेन के गोलकीपर हैं। हमने जेएनयू के 50 क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल के साथ कर लिया। हम जेएनयू के सभी एग्जामों को बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, एमटीएस स्टेनोग्राफर। मैंने 2009, 10, उसके बाद 2013 और ये जो 2023 में क्वेश्चन पेपर हुए थे, सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जेएनयू की, तो आपको ये सभी वीडियो देखनी है, क्योंकि आपको इससे जीके का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा और 2023 वाली तो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में